इस दुनिया में दो ही चीजें सबसे ज्यादा आपको कंफ्यूज करती हैं, जानते हो क्या? एक है आपके रिश्तेदार और दूसरा है उनसे बनने वाले सवाल जो आपके बैंकिंग एग्जाम में आकर के आपका पूरा खेल बिगाड़ देते हैं। तो मैं हूं आकांक्षा और आज के इस सेशन में आप सभी का वेलकम करती हूं। जिन जिन स्टूडेंट्स को यहाँ ब्लड रिलेशन में यानी कि रिश्तेदारों से संबंधित क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होती है, इस सेशन में आपको बने रहना है 15 मिनट तक और उसके बाद देखना है कि आप देखते ही उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। तो बिना किसी देरी के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलो, आपका टॉपिक है ब्लड रिलेशन, जैसा कि रिश्तेदारों से रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें हमें समझना सिर्फ दो ही चीजें हैं। क्या? कि पहले हमें ये देखना है कि ब्लड रिलेशन है क्या। ब्लड रिलेशन वही है जो आप अपने अराउंड देखते हो, यानी कि आपके चारों तरफ जो भी आपके रिश्तेदार हैं, माता पिता भाई बहन बुआ फूफा, ये सारी चीजें जो होती हैं बेसिक हमारी डेली लाइफ में, वो हम ब्लड रिलेशन में समझते हैं, है ना। लेकिन यहां पर ब्लड रिलेशन थोड़ा अलग सीन से क्रिएट करता है। क्या? बैंकिंग एग्जाम में जब आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आता है तो वो आपके 3 क्वेश्चन मिनिमम लेकर के आता है और 3 मार्क्स भी दिलवाता है। यही ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन यानी कि ये जो रक्त संबंध वाले क्वेश्चन हैं, जो आपके रिश्तेदारों से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये जब मेंस में आते हैं ना, तो जानते हो 5-5 का पूरा सेट देता है। यानी कि अगर आपने रिश्तेदारों के समझना शुरू कर दिया तो आपके 5 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। अब आप कहोगे कि मैम रिश्तेदारों को तो समझ ही नहीं सकते और उनके क्वेश्चन तो कभी खत्म ही नहीं होंगे। भाई वो क्वेश्चन नहीं खत्म होंगे, लेकिन ये वाले ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन तो आप खत्म कर सकते हो बड़े आसानी से। चलो देखते हैं ब्लड रिलेशन के कॉन्सेप्ट में है क्या। तो भाई सबसे पहले ब्लड रिलेशन का अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, तो आपको बनाना होता है फैमिली ट्री, ठीक है। सॉरी, फैमिली ट्री क्या होता है? फैमिली ट्री वही होता है कि भाई रिश्तेदारों को एक के ऊपर एक रख दिया, जहां से उनकी पोजीशन है, जहां उनकी वैल्यू है वैसे रख दिया और बन गया ब्लड रिलेशन। अब देखो यहाँ ब्लड रिलेशन में हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर हम डायग्राम बनाना सीख लेंगे जो चुटकियों में सीख जाएंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझ लो कि अगर हमारे पास पुरुष है या महिला है, अगर हमें ऐसा बोल दिया जाता है ना कि ए नाम का कोई इंसान है और बी ए की माता है ना, मदर है, और फिर एफ उसका फादर है ना, तो हम उसको बनाएंगे कैसे? अगर हमने वो सीख लिया तो हमारे लिए क्वेश्चन करना बहुत बाएं हाथ का खेल है ना। तो देखो पुरुष, जब भी पुरुष आएगा तो आप उसको कैसे, मान लो एक पी नाम का एक पुरुष है, तो आप कैसे बनाओगे? यहाँ पर पी लिखोगे, देन उसको किस में कर दोगे? स्क्वायर में कर दोगे, यानी कि एक बॉक्स में कर दोगे। वो ये दिखाता है कि पी एक पुरुष है। देन आप बात करते हो महिला की। अगर आपके सामने ये लिखा हो कि बी नाम की एक महिला है, तो आप कैसे बनाओगे? उसको सर्कल में कर दोगे सिंपली। देन थर्ड वाली चीज देखो क्या लिखी है, डबल हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि मैरिड कपल। अगर आपसे कहीं पर भी बोला गया कि ए और बी मैरिड कपल हैं या ए बी की वाइफ है, तो कैसे बनाओगे भाई? तो सबसे पहले याद रखना, ए डबल लाइन बी, और ए अगर वाइफ है तो एक वाइफ बनने के लिए उसको पहले महिला बनना पड़ेगा ना, तो महिला यानी कि ये हो गया, और महिला है तो विवाहित किससे होगी? पुरुष से, यानी कि मेल पर्सन से। तो ये हो गया आपका स्क्वायर, यानी कि आपको एक बॉक्स में बी को रखना है। ठीक है, क्लियर है इतना? अब देखो यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके एग्जाम में काम आती हैं, ठीक। उसके बाद आप देख लो वर्टिकल लाइन जो हमें बनानी होती है वो जनरेशन के लिए बनानी होती है। अगर आप मेरी तरफ देखो और मुझे समझो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जैसे हमारे फादर हैं और फादर के नीचे हम आते हैं, है ना। हमारी जनरेशन जो है वो हमारे फादर के नीचे है और हमारे जो दादाजी की जनरेशन है वो हमारे फादर के ऊपर है। तो अगर मैं बताऊं आपको कि ये मैं हूं आई, ठीक है, और मेरे फादर कहाँ आएंगे? मेरे ऊपर। मैं बोलती नहीं हूँ मेरे ऊपर बहुत लोग बैठे हैं भाई, मेरे माता पिता हैं, मेरे दादाजी हैं, मेरी दादी हैं, तो हम उनको नीचे नहीं रखेंगे, हम उनको ऊपर बनाएंगे, ठीक है। ऊपर मतलब अगर एक जनरेशन एक लाइन बनाते हो तो यानी कि एक जनरेशन का गैप आपको यहाँ दिखेगा, यानी कि यहाँ मेरे मदर एंड फादर होंगे। देन उसके ऊपर एक और जनरेशन बनाते हैं तो यहाँ मेरे कौन होंगे? ग्रैंडफादर होंगे, ठीक है। और अगर मुझे अब आप मुझे बताओगे कि अगर मुझे अपने नीचे की जनरेशन बनानी है, लाइक मेरा नीस, मेरा चाइल्ड, जो भी होगा वो कहाँ बनाऊंगी? वो बनाऊंगी इसके नीचे के जनरेशन में, यानी कि एक वर्टिकल लाइन नीचे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ मेरे सन, मेरे चाइल्ड जो भी होगा वो यहाँ रखे जाएंगे, ठीक है। अब आपको अपने से रिलेट करते हुए बनाओगे ना, समझोगे ना क्वेश्चंस को, तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। फैमिली ट्री का ये छोटा सा सैंपल तो आपने देख लिया। अब आगे देखते हैं कि क्या क्या है जो हमें समझना है, जो क्वेश्चन को और इजी बनाता है सॉल्व करने के लिए, ठीक है।
ओके देखो ये है फैमिली ट्री। अभी जो मैंने आपको चीजें सिखाई है ना वो ऐसे ही होता है, देखने में इतना कॉम्प्लेक्स लग रहा है लेकिन ये कॉम्प्लेक्स है नहीं। जो बचपन में हम लोग फैमिली ट्री बनाते थे ना, जिसमें पिक्चर चिपकाते थे, सबसे ऊपर दादाजी की, फिर उससे नीचे मदर की एंड फादर की, उसके नीचे हम अपनी पिक्चर चिपकाते थे, अपने भाई बहनों की, है ना, उस टाइप का ट्री यहाँ पर बन जाता है। अब जब आप क्वेश्चन करोगे ना तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है, ठीक है। देखो सबसे पहले तो एक बेसिक चीज, छोटी सी चीज जो आपको ऑलरेडी पता है वो मैं यहां पर बता देती हूँ, ठीक है। क्या चीजें हैं वो, अगर आप यहां पर देखो तो यहां जनरेशन 1 लिखा हुआ दिख रहा है। देखो जनरेशन 1 कहाँ आती है, हमेशा टॉप पर आती है। अगर आपको बोला जाए कि पीढ़ी 1 यानी कि जनरेशन 1 में कौन कौन आता है, उसमें देखो पहले ही मैंने बता दिया है कि ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर आते हैं, ठीक है। ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर मतलब हमारे दादाजी और दादी जी जो होंगी वो फर्स्ट जनरेशन के व्यक्ति होंगे, ठीक है। और उसके बाद उसमें देखो दादा नाना नानी, ये सारी चीजें जो होती है ना सेम लेवल पर होते हैं, इनका ओहदा जो होता है वो सेम लेवल पर होता है, ठीक है। सेकंड जनरेशन में कौन आता है, हमारे खुद के मदर, हमारे पापा, हमारे बुआ फूफा मामा चाचा, ये सब जो होते हैं ना ये सेम, इनका जो एज डिफरेंस होता है ना वो लगभग इक्वल होता है, मतलब हमारे माता पिता के साथ के ही होते हैं, है ना। तो ये चीजें हम लोग अपने लेवल को समझेंगे ना कि हमारे माता पिता फूफा जी बुआ जी ये सारे सेम लेवल के लोग होते हैं, तो वो जनरेशन 2 हो गया। देन जनरेशन 3 वो हमारी खुद की जनरेशन होती है, उसमें कौन कौन आएगा आप जानते हो, उसमें कौन कौन आएगा आप जानते हो। तो भाई उसमें क्या क्या आएगा, देखो उसमें मैं खुद आऊंगी, मेरे ब्रदर आएंगे, मेरे भाई आएंगे, मेरी बहन आएंगी, मेरी पत्नी आएगा, मेरा पति आएगा, है ना। ऐसे सारे लोग जो होंगे ना वो हम लोग सेम एज गैप के होंगे, सेम जनरेशन के होंगे, तो हमारी जनरेशन कहलाएगी थर्ड जनरेशन। एंड हमारे नीचे कौन आएगा देख लो भाई खुद, पुत्र पुत्री भतीजा भतीजी, ये सारे जो होंगे ना नेफ्यू नीस डॉटर सन वगैरह, वो सारे जनरेशन 4 में आएंगे। अब इसको कैसे आगे बढ़ना है सीखना है, चलो एक क्वेश्चन दिखाती हूँ फिर आप समझ जाओगे। और सबसे बड़ी बात आप लोग समझ चुके हो, जब भी आपको क्वेश्चन दिखेगा आप लोग जेंडर बना लोगे, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, मैंने लिख भी दिया है आपके समझने के लिए कि आप लोग पहले ही जेंडर बना लोगे। और हाँ एक चीज और समझो कि अगर आपको कह दिया गया कि जस्ट लाइक सोनू की 2 सिस्टर्स हैं, ठीक है, सोनू की 2 सिस्टर, एक एग्जाम्पल दे दीजिए छोटा सा, ठीक है। अगर यहाँ पर सोनू है, ठीक है, और सोनू के फादर का नाम है सोनू के फादर का नाम है महेश, ठीक है। अब ये फादर है, ठीक है, तो हम इसको किस में बनाएंगे, बॉक्स में, हमें बता दिया गया है जेंडर। और सोनू की 2 सिस्टर्स हैं, ठीक है, सोनू की 2 सिस्टर हैं, तो हम इसके साथ ही बनाएंगे ना, साथ में कौन बनता है, सेम जनरेशन को लोग, अगर सिस्टर है तो सेम जनरेशन में होगी, तो एक लाइन खींच दी हमने, और हमने यहाँ पर सिस्टर के लिए एक सर्कल बना दिया और एक सर्कल यहाँ बना दिया दूसरी सिस्टर 2 के लिए, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हमसे अगर पूछा जाए कि महेश की कितनी डॉटर हैं, तो हम क्या सोनू को काउंट करेंगे कि नहीं, ये बताओ आप मुझे, सोनू को काउंट करेंगे कि नहीं, नहीं काउंट करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें इसका जेंडर बताया नहीं गया है। अब आप कहोगे मैम ये सोनू तो सुनने में लड़का लग रहा है, लड़का लग रहा है, लड़की लग रहा है, मान लो एक नाम दिया था रागनी, आप कहोगे मैम ये तो लड़की है, इसका जेंडर फीमेल होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। ब्लड रिलेशन में हमेशा एक बात अपने दिमाग में एकदम अच्छे से बिठा लो कि ब्लड रिलेशन जो होता है ना उसमें किसी भी चीज को हम जेंडर को हम नहीं ऐसे बता सकते कि नाम के बेस पर, लाइक एक हमें मधु नाम का व्यक्ति दिखा ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में तो हमने उसको फीमेल फिक्स कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप लोग उसको न्यूट्रल रखेंगे जब तक आपको अलग से बताया ना जाए, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया, आप लोग इतना सीख गए होगे। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन करोगे ना तो एकदम बहुत बढ़िया से सवाल समझ में आ जाएगा कि ब्लड रिलेशन कोई बहुत बड़ा हवा नहीं होता है, वही होता है जो हम अपने इर्द गिर्द देख रहे होते हैं, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ओके। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोडेड ब्लड रिलेशन, ठीक है। कोडेड ब्लड रिलेशन क्या होता है अब ये भी बता देती हूँ, क्योंकि बैंकिंग के एस्पिरेंट हो आप लोग तो आपको कोडेड रिलेशन से हमेशा मुलाकात होती रहेगी, है ना। तो कोडेड ब्लड रिलेशन क्या होता है कि जैसे कि अभी मैं बताती हूँ, पहले आपको इसमें डायरेक्टली नहीं बोला जाएगा कि ए बी का फादर है, आपको ऐसे बोला जाएगा A + B, ठीक है, A + B।
अब यहां पर अलग से बोलेगा कि प्लस मीन्स मदर, ए इज मदर ऑफ बी, ऐसे बोला जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, अगर आपको यहाँ पर स्लैश दिखा और ऐसे लिखा हुआ है CND, तो उसका मीनिंग जो होता है ना, इसका जो अर्थ होता है वो आपको अलग से बताया जाएगा। मालूम है कैसे? ऐसे बोला जाएगा, C इज द वाइफ ऑफ D। इस पूरे सेंटेंस का इतने सी चीज का मतलब क्या हो जाएगा? सी इज द वाइफ ऑफ डी, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट जो होगा यहाँ पर जो रखा होगा ना, वो क्या होगी? वाइफ होगी। किसकी वाइफ होगी? डी की वाइफ होगी। अब हम सी और डी की जगह कोई और एलिमेंट ले लें, फॉर एग्जाम्पल एक्स एंड जेड ले लिया और ये वाला साइन बना दिया, तो जहां भी ये साइन आएगा इसका मतलब ये होगा कि फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट का क्या होगा? वाइफ होगा हमेशा। तो ये होता है कोडेड, इसमें हमें डायरेक्ट रिश्ते का नाम नहीं दिया जाता है, बल्कि एक सिंबल के माध्यम से हमें बताया जाता है कि ये इसका क्या लगा, ठीक है। सिंपली ये समझ लो। अब चलो हम आगे देखते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में बोला गया है इफ ए प्लस बी मीन्स ए इज ब्रदर ऑफ बी। अब इस टाइप के क्वेश्चन को चुटकियों में कैसे सॉल्व करना है, तुरंत कैसे करना है, मतलब बहुत ज्यादा आपको पेन का यूज ना करना पड़े, तो आपको लिमिटेड पेन का यूज करना है। लिमिटेड पेन का यूज ऐसे करो कि आपको बोला गया ए प्लस बी मीन्स ए इज ब्रदर ऑफ पी। ए इज ब्रदर ऑफ पी, ए पी का भाई है, ठीक है। ए बी का अगर भाई है तो आप इसको बना लो, ठीक है, ड्रॉ कर लो। फैमिली ट्री मैंने बताया था, फैमिली ट्री को यहाँ बनाओ। ए अगर बी का भाई है तो ए का जेंडर तो पता चल गया ना हमें, और भाई है तो सेम जनरेशन में होगा, तो यहाँ पर आपने बी को रख दिया। अब देखो यहाँ पर आपको बी का जेंडर अभी तक पता नहीं है, ठीक है। अब आगे लाइन पढ़ो, क्या कहता है कि ए माइनस बी मीन्स ए सिस्टर ऑफ बी। अब यहाँ इसने क्लियर कर दिया है कि माइनस का अर्थ है कि ए जो है वो सिस्टर है बी की। इस लाइन को अच्छे से पढ़ो आप लोग कि ए इज सिस्टर ऑफ बी, ठीक है। ए सिस्टर है बी की। ए अगर सिस्टर है बी की, यहाँ पर लिखा है ए इज ब्रदर ऑफ बी, माइनस मतलब लिखा हुआ है सिस्टर ऑफ बी। देखो अब एक चीज और यहाँ पर बता देती हूँ, कभी कभी आपको ए और बी के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, लेकिन नीचे इक्वेशन दूसरी दी होती है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, ये पूरी लाइन पढ़ जाओ तो आपको यहाँ से कंक्लूजन क्या मिल रहा है कि प्लस बी मीन्स क्या है कि फर्स्ट एलिमेंट इज ब्रदर, ठीक है। मतलब कि ये होता है कभी कभी क्वेश्चन में आपको ये वाली लाइन का डायग्राम फैमिली ट्री नहीं बनाना होता है, बल्कि इसके बिहाफ पर नीचे दी गई इक्वेशन को सॉल्व करना होता है, ठीक है। प्लस मीन्स आपको ब्रदर लिखा है, माइनस मीन्स आपको सिस्टर लिखा है, ठीक है। थर्ड वन इज ए इज फादर ऑफ बी। ये किसका मीनिंग है? ये है स्टार का मीनिंग। जहां भी आपको स्टार दिखेगा वहां पर आप क्या मानोगे कि फर्स्ट एलिमेंट इज फादर ऑफ सेकेंड एलिमेंट, ठीक है। अब आपको डायग्राम किसका बनाना है ना, डायग्राम बनाना है इस छोटी सी लाइन का। अब इसको बनाना सिखा दूंगी, छोटी सी लाइन सीख लोगे तो इससे बड़े भी क्वेश्चन आएंगे ना तो बहुत आराम से कर लोगे, बस यकीन करो अपने ऊपर, है ना। P प्लस क्यू यानी कि फर्स्ट एलिमेंट इज ब्रदर ऑफ सेकेंड एलिमेंट, यानी कि P क्यू का क्या है? भाई है, ठीक है। अब दिया है Q स्टार R, यानी कि Q इज फादर ऑफ R। Q अगर फादर है तो ये इसका जेंडर भी तो पता चल जाएगा ना, फादर होगा तो पुरुष होगा, है ना, ठीक है। ये छोटा सा डायग्राम बन करके आगे है आपके सामने। यही चीज हिंदी में है, यही चीज इंग्लिश में है। अब आपसे पूछा क्या गया ये भी तो पढ़ लो भाई। हाउ इज P रिलेटेड टू R? हाउ इज P रिलेटेड टू R? अब देखो P R से कैसे रिलेटेड है? R का फादर था Q और Q का भाई था P। अगर R मैं हूं और मेरा फादर है हमारा Q का कोई भाई है, मतलब मेरे फादर को कोई भाई है, वो मेरा क्या लगा? तो मेरा वो लगा अंकल, ठीक है। मेरे फादर का भाई मेरा अंकल। अब इन चीजों को कितना जल्दी आप रिलेट कर सकते हो? रिलेट करने का मतलब आप इतना छोटा सा अभी क्वेश्चन आया, अभी ओवर लेंथी क्वेश्चन आएगा बैंकिंग में, तो आप इसको कैसे मतलब इजीली टैकल कर सकते हो? उसका एक ही रास्ता है कि आप रिलेशन को, मतलब चाचा, बुआ, फूफा, ये सब कब आते हैं, कितना जल्दी अपने माइंड में क्लिक कराते हो, उसके बेस पर आप आंसर कर सकते हो। मतलब ये मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ना अपने आप को इमेजिन करो
कि आर आप हो, ठीक है, ये आप हो। अब आपसे बोला गया है हाउ इज पी रिलेटेड टू आर, पी रिलेटेड टू आप, है ना, तो पी आपसे कैसे रिलेटेड ये आपको बताना है। तो आपके फादर का ब्रदर जो हो गया वो पी हो गया, यानी कि आपका अंकल लग गया। सिंपली आंसर क्या होना चाहिए हमारा, यहाँ पर आंसर होना चाहिए हमारा अंकल, ठीक है, ठीक है। अब आपने एक टाइप देखा, अब जरा इसका दूसरा टाइप देखो क्वेश्चन का। ये होता है संकेत वाला, यानी कि पॉइंट आउट। इसमें देखो, इसका अगर आएगा तो एक क्वेश्चन आएगा। हमारे एसएससी वाले और यूपी ट्रिपल एससी वाले या अदर स्टेट लेवल कोई एग्जाम दे रहे हो वनडे वाला, तो आपको ये इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलेगा। इसमें होता क्या है, चार रिश्तेदार बीच में खड़े हुए हैं, फैमिली दोस्त सब खड़े हुए हैं या अननोन पर्सन खड़े हुए हैं। उसमें ना एक आदमी फिंगर आउट करते हुए कहता है, पॉइंट आउट करते हुए कहता है कि वो जो इंसान खड़ा है ना, वो मेरे इनका ये लगा, ऐसे करके। अब फिर वो बताना है कि वो मेरा कौन लगा, ठीक है, मतलब इनडायरेक्टली बता देता है कि वो मेरा ऐसे का ऐसा लगा, मेरे मदर का भाई का फादर लगा, या ऐसा कुछ बता देता है कंफ्यूज करने के लिए। और फिर बताता है कि आप डायरेक्ट रिलेशन बताओ अपना क्या लगा, है ना। तो ये वनडे सवाल, वनडे एग्जाम के सवाल हैं, और ये हमेशा एक ही एग्जाम आए, एक ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये आपका बैंकिंग में अगर आ गया ना, तो सिर्फ एक मिसलेनियस में देगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, पॉइंटिंग टू अ लेडी, लेडी को पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है, लेडी को पॉइंट आउट कर रहा है, यानी कि एक लेडी यानी कि महिला खड़ी हुई है। मान लो यहाँ पर महिला खड़ी हुई है, ठीक है, एक महिला खड़ी हुई है यहाँ पर, और महिला को पॉइंट आउट करते हुए कौन कह रहा है, अ मैन सेड, एक महिला को पॉइंट आउट कर रहा है, देख रहा है, फिंगर आउट कर रहा है, और बोल कौन रहा है यहाँ पर, एक मैन, यानी कि एक आदमी बोलता है कि शी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ द ग्रैंड मदर ऑफ माई फादर्स ओनली सन, यानी कि वो जो महिला खड़ी हुई है वो डॉटर इन लॉ है, ठीक है, डॉटर इन लॉ ऑफ द ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर की डॉटर इन लॉ है। तो पहले तो आप इसको रिलेशन को ब्रेक करना सीखो। ग्रैंड मदर की डॉटर इन लॉ कौन है, वो महिला, ठीक है। ग्रैंड मदर किसकी है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन हम उसको बाद में बनाएंगे। पहले आप ये लाइन बनाओ जो इस महिला को रिलेट कर रही है ना, जो फीमेल या जो लेडी यहाँ पर खड़ी थी ना, उसके बारे में। अब देखो इसको कैसे बनाओगे, इसको पहले बनाओ फर्स्ट वाली लाइन जो लेडी से रिलेटेड है, यानी कि शी इज द ग्रैंड डॉटर, शी इज डॉटर इन लॉ ऑफ ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर किसकी है उसको साइड करो, ठीक है। पहले आप ये समझो कि डॉटर इन लॉ है ग्रैंड मदर की। मान लो यहाँ पर कोई दादी जी बैठी हुई हैं और उनकी डॉटर इन लॉ है। उनकी डॉटर इन लॉ कैसे बनेगी कि उनका कोई सन होगा और वो मैरिड होगा उस लेडी से, ठीक। अब ये जो ग्रैंड मदर है ये कौन है भाई, तो ऑफ द ग्रैंड मदर ऑफ माई फादर्स ओनली सन। ये ग्रैंड मदर जो है ना वो किसकी है, मेरे जो आदमी बोल रहा है ना, जो मैन इंट्रोड्यूस कर रहा था ना, उसकी बात हो रही है। यहाँ पर आप समझने के लिए ये समझ लो कि ये मैन बोल रहा है, ठीक है। मैन क्या कहता है, ये दादी किसकी है, ये मेरे फादर के ओनली सन की दादी है। मेरे फादर यानी कि मैन के फादर, ठीक है। देखो जो चीज लिखी है उसको एज इट इज बनाना है। ऑफ माई फादर्स ओनली सन, मेरे फादर के ओनली सन मैं खुद हो गया। अगर मैं आपसे कहूं मेरे फादर के ओनली डॉटर, तो मैं खुद हो गई ना। सिंपली उसको समझोगे ना जितना जल्दी, वो उतना जल्दी आपका क्वेश्चन बनेगा। मेरे फादर का एक लौता सन मैं खुद हो गया और मेरी दादी ये हो गई, तो मैं कहाँ आऊंगा, मैं आऊंगा यहाँ पर। आप देखो यहाँ पर मेरे फादर का एक लौता सन की दादी है ना, और उसकी डॉटर इन लॉ है वो लेडी। क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के दिया हुआ था, लेकिन कितना इजी भाषा में आप समझ सकते हो। पहले तो उस लेडी से रिलेशन बना लो ड्रॉ करके, देन उस मैन का रिलेशन बना लो जो आगे क्वेश्चन में आपको दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको 2 पार्ट में ही करने होते हैं, लेकिन जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा जल्दी बनता जाएगा, ठीक है। अब पूछा क्या गया था कि हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू दैट मैन, वो लेडी जो है वो मैन से कैसे रिलेटेड है। तो लेडी कहाँ पर है, यहाँ पर है। इसके जो फादर है ना उनकी वाइफ है लेडी। अब आप बताओगे कि अगर फादर की वाइफ लेडी है तो वो लेडी उसकी क्या लगी भाई, तो
तो भाई लेडी जो लगी वो उसकी खुद की मदर लगी, क्योंकि भाई मेरे फादर जो होंगे उनकी जो वाइफ होगी वो मेरी कौन लगेगी, मेरी मदर लगेगी, सिंपल। अब मैंने अपने इजी लैंग्वेज में इसलिए समझ लिया क्योंकि मैंने को खुद को रिलेट कर लिया यहाँ पर, है ना। तो ऐसे ही आपको भी करना है। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मदर, ठीक है। इसी तरह आपको भी ब्रेक करके चीजों को समझना है और चीजों को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है। ये टॉपिक इतना हलवा टॉपिक है, सच बता रही हूँ। अगर ये ब्लड रिलेशन आपके रीजनिंग में आ जाता है, मतलब 3 क्वेश्चन देता है और मुश्किल से 1 मिनट में आप इसको सॉल्व कर लेते हो पूरे तीनों क्वेश्चन को। क्यों? क्योंकि एक फैमिली ट्री बनाना होता है आपको आपके बैंकिंग एग्जाम में, और उसके बाद आपके दोनों क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाते हैं, ठीक है। चलो अब लास्ट क्वेश्चन देख लो अपना क्या है। इसमें ना पहेली आधारित है, मतलब पजल टाइप दे दिया जाता है कि ये उनका वो है, वो उनका ये है, और ये इनका फादर है, ऐसे करके मतलब बहुत सारे रिलेशंस को एक ही पैराग्राफ में दे दिया जाता है। बट देखो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया होता है, आप बैंकिंग एस्पिरेंट्स वालों के लिए बता रही हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन से आपके ना 3 सवालों के हल होते हैं, मतलब 3 मार्क्स आपको मिलेंगे अगर आपने एक पैराग्राफ सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलो भाई देखते हैं। यहां क्वेश्चन दिया हुआ है ना, फैमिली ऑफ 6 पर्सन्स। एक फैमिली में 6 लोग हैं, ठीक है, 6 लोग टोटल बनाने हैं हमें। P इज क्यूज ब्रदर, P जो है वो क्यूज ब्रदर, यानी कि इसका अर्थ क्या होता है, क्यू का ब्रदर है P। इस लाइन का अर्थ निकालना सीखो, ठीक है। यहां पर कंफ्यूजन हो गए अगर, तो फिर आगे भी प्रॉब्लम आएगी। P है क्यू का ब्रदर, P क्यू का ब्रदर है, तो जेंडर मैंने बनाना सिखाया है आपको, P इज क्यूज ब्रदर, ठीक है, समझ आया। एंड R इज क्यूज मदर, R जो है वो क्यू की मदर है। अब अगर क्यू की मदर है तो मैं इसके ऊपर बनाऊंगी ना मदर, और मदर है तो इसको सर्कल भी कर दिया मैंने। अब अगर सर्कल किया है और वो क्यू की मदर है तो वो पी की भी तो मदर लगी, क्योंकि पी तो इसका भाई है ना। अगर मेरी माँ जो होगी वो मेरे भाई की भी तो माँ होगी ना, सिंपल, ठीक है। देन आगे पढ़ो, एस इज आर्स फादर, एस जो है वो आर का फादर है। आर का फादर मतलब बात समझ रहे हो, कहाँ जाएगा, आर का फादर अगर कोई होगा तो वो यहां जाएगा। आर का फादर अगर कोई होगा तो वो यहां जाएगा, है ना, आर के ऊपर ही तो उसका फादर जाएगा ना, ठीक है। लास्ट पढ़ो, टी इज एस मदर, टी जो है वो एस की भी मदर है, मतलब टोटल जनरेशन देख रहे हो कितनी आ गई। इसके ऊपर भी आपको टी मिल रहा है, ठीक है, और किसके रूप में मिल रहा है, मदर, यानी कि सर्कल में मिलेगा, ठीक है। जो हम सर्कल बॉक्सेस वगैरह बनाते हैं ना, वो हमारे मेल और फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये चीज आप नहीं बनाओगे बनाते वक्त डायग्राम, तो आपको प्रॉब्लम होगी डेफिनेटली, ठीक है। तो मैं तो यही कहूंगी कि अपनी आदत में ले आओ कि जब भी आपको जेंडर पता चले आप तुरंत बता दो, ठीक है। अब आपसे यहाँ पूछा क्या गया है कि पी का टी के साथ क्या रिलेशन है, तो पी का टी के साथ रिलेशन क्या होगा आप देख सकते हो, है ना, ठीक है। 4 जनरेशन नीचे, मतलब दादाजी के भी नीचे आ रहा है, ओके। तो ये है हमारा ब्लड रिलेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर आपको इसी तरह और भी ब्लड रिलेशन अच्छे से पढ़ना है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन आप देख लो अच्छे से, ये आपका होमवर्क है कोडेड वाले का, ठीक है, ठीक है, इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, या तो सॉल्व करके आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में बताओगे, क्योंकि ये सवाल हल कैसे करना है ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, ठीक है। अब आपको देखो, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझे कमेंट करोगे, और किसी भी टाइप का कंफ्यूजन जो होगा ना कमेंट बॉक्स में ही आप लोग शेयर करोगे, ठीक है। अब ब्लड रिलेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, अब अच्छे से प्रैक्टिस करो, और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो अपने जो डाउट्स हैं उनको मेरे कॉमेंट बॉक्स में टाइप करोगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी लोग खुश रहो, मुस्कुराते रहो और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो।